हेलो साथियों, मैं आमिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके चहेते चैनल कॉमर्सपुर में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग इकोनॉमिक्स की सीरीज चला रहे हैं, जिसमें हम लोग बेसिक्स से शुरू किए हैं और हाई लेवल तक लेके जाना है। हमारा मकसद ये है कि आपसे कोई भी एग्ज़ाम फेस करते हैं तो आपसे एक भी क्वेश्चन मिस ना हो, चाहे वो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, चाहे वो एकेडमिक एग्ज़ाम हो। दोस्तों, हम लोग इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं और आज का क्लास शुरू करते हैं। जो हमारा टॉपिक है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमसे क्या कहता है? तो बेसिकली इसका डेफिनेशन समझने से पहले हम लोग इसके कंसेप्ट के बारे में समझ लें कि ये कहना क्या चाहता है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहता है कि किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के डिटर्मिनेंट्स में चेंजेज आने से उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के डिमांड में क्या फ़र्क पड़ता है। समझ में? किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के डिटर्मिनेंट्स में चेंज आने से उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के डिमांड में क्या फ़र्क पड़ता है, यही इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता है। अब ये एक वर्ड आ गया डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट्स क्या क्या हो सकता है? डिटर्मिनेंट्स होता है उसी प्रोडक्ट का प्राइस, अदर गुड्स का प्राइस और इनकम ऑफ द कंज्यूमर, है ना। तो ये तीनों चीज में डिफरेंस आने से किसी प्रोडक्ट के डिमांड में चेंजेज आना ही इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता है। तो चलते हैं हम लोग डेफिनेशन की ओर, जिसमें लिखा है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर्स द रेस्पॉन्सिवनेस ऑफ अ क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए गुड्स। क्या बता रहा है कि किसी प्रोडक्ट के डिमांड में चेंज आता है या चेंजेज आना किसकी वजह से? टू चेंज इन इट्स प्राइस, चेंज इन द प्राइस ऑफ अदर गुड्स। अब अदर गुड्स जो आया, ये अदर गुड्स वही है, एक सब्सटीट्यूट गुड्स, एक है कम्प्लीमेंट्री गुड्स। ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है? थर्ड है इसमें कि चेंजेज इन द कंज्यूमर्स इनकम। ये तीन तरह का जो चेंजेज आने से किस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के डिमांड में चेंज आना ही इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। ठीक है। इसमें भी तीन तरह का इलास्टिसिटी होता है, जो ये तीन तरह दिया है, जिसमें है कि प्राइस इलास्टिसिटी, जैसा हमने जाना कि उसी प्रोडक्ट का पर्टिकुलर प्राइस में चेंज होता है जिसकी वजह से डिमांड में चेंज आता है, इसमें हम लोग पढ़ते हैं प्राइस इलास्टिसिटी में। सेकंड है इनकम इलास्टिसिटी, यानी किसी कंज्यूमर की इनकम में चेंज आने से उसके प्रोडक्ट के डिमांड में चेंज आना ही इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। थर्ड है क्रॉस इलास्टिसिटी। क्रॉस इलास्टिसिटी अगेन यही दो चीज़ आता है इसमें, एक आता है सब्स्टिट्यूट गुड्स और एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। इसके बारे में हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ा था, जिसमें जाना था कि सब्स्टिट्यूट गुड्स का मतलब होता है एक के स्थान पर दूसरा जगह, यानी कि जैसे कि टी की जगह पे कॉफ़ी इस्तेमाल होना, पेप्सोडेंट के जगह पे कॉलगेट इस्तेमाल होना, ये कम्प्लीमेंट्री गुड्स का एग्जाम्पल हो गया, सब्स्टिट्यूट गुड्स का एग्जाम्पल हो गया। उसी तरह कम्प्लीमेंट्री गुड्स का भी एग्जाम्पल होता है, जैसे कि टायर एंड बाइक, जो एक दूसरा को पूरा करता है उसको कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कहते हैं, है ना। तो आज हम लोग कोशिश करेंगे ये पहले टॉपिक को समझने का, जिसका होता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसके बारे में हम लोग समझते हैं कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहता क्या है। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आज हम लोग कोशिश कर रहे हैं पढ़ने का, जिसमें माने ये निकलता है कि आपके डिमांड में क्या चेंजेज होना, डिमांड में या कितना चेंजेज होना ड्यू टू चेंज इन इट्स प्राइस, यानी कि प्राइस के चेंज आने से डिमांड में क्या फ़र्क पड़ता है, ये हमको बताता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है। इसका नाम ही हमें सजेस्ट कर रहा है, क्या है? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी कि प्राइस के चेंज होने से डिमांड में क्या फ़र्क पड़ता है, उसी को हम लोग बोलते हैं प्राइस इलास्टिसिटी। ये उसका फॉर्मूला है, देख लीजिए, यहाँ लिखा है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस, है ना। तो ये क्लियर हो गया। अब इसमें भी क्या होता है कि 5 तरह का केस बन सकता है, टोटल कुल मिला के 5 तरह का केस बन सकता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में, है ना। इसे हम लोग वन बाय वन समझने की कोशिश करेंगे, जिसमें से देखिए, पहला है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, दूसरा है परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, थर्ड है यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, चौथा है मोर देन यूनिटरी इलास्टिक, और फिफ्थ है लेस देन यूनिट, है ना। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि ये एक चार्ट्स मैंने लाया है, जिसमें ये चारों पांचों को एक ही जगह दिखाने की कोशिश किया गया है, जिसमें हम लोग सिंगल बाय सिंगल, एक बाय एक और इंडिविजुअल बाय इंडिविजुअल समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला जो है, यानी परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक इसका मतलब क्या हो रहा है कि समर सीजन में हम लोग क्या करने की कोशिश करते हैं, हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी चीज़ों का सेवन करते हैं या ऐसी चीज़ों का उपभोग करते हैं या कंजप्शन करते हैं या ऐसी चीज़ का परचेज करते हैं जो हमें ठंडक पहुंचाती है, जैसे कि फ़ैन हुआ, कूलर हुआ, एसी हुआ, है ना। तो आप देखोगे कि ये
समर सीजन में इन सारे चीज़ों का काफ़ी डिमांड बढ़ जाता है, उसका डिमांड काफ़ी बढ़ जाता है, चाहे रेट में कभी ज़्यादा फ़र्क पड़े या ना पड़े। तो ये क्या होता है ना, ये कभी इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा समर सीजन में और वो सीज़न चला जाता है तो डिमांड घट जाता है, जबकि प्राइस इसका बिल्कुल एक सा रहता है, यानी प्राइस बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने पे भी डिमांड में काफ़ी फ़र्क पड़ जाए, इसको बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक। समझ में आया? यानी कि अगर हम दूसरा एग्जांपल ले, दूसरा एग्जांपल में अगर हम देखते हैं विंटर सीजन में हम लोग क्या करते हैं, स्वेटर का खरीदारी अचानक बढ़ा देते हैं, या बोलिएगा कि वैसा क्लोथ्स जो हम लोग को वुलन क्लोथ्स का जो परचेजिंग है वो ज़्यादा बढ़ जाता है। कारण क्या है, वो विंटर के सीजन से। तो उसमें भी क्या होता है, देखते हैं हम लोग कि प्राइसेस में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, प्राइस कुल मिला के वही रहता है, लेकिन डिमांड में काफ़ी चेंजेज आ जाता है। तो ये क्या होता है, परफेक्टली इलास्टिक। इसी तरह अगर हम लोग सेकंड देखते हैं, परफेक्टली इन इलास्टिक, इसके लिए एक एग्जांपल अगर लेना चाहे तो हम लोग ले सकते हैं, जैसे सॉल्ट है, सॉल्ट, नमक, है ना। तो सॉल्ट का क्या है केस है कि आपका डिमांड अगर मान के चलिए सॉल्ट का रेट आज के टाइम में 20 रुपये पर पैकेट मिलता है, 20 रुपये किलो मिलता है ना, 1 किलो 20 रुपये का पैकेट में मिलता है। तो कल का दाम अगर इसी सॉल्ट का दाम अगर 2 रुपीज़ भी हो जाता है तो इसका ऐसा मतलब नहीं है कि हम लोग कल से सॉल्ट का कंजप्शन बढ़ा देंगे, है ना। उसका जो प्रोडक्शन है या जो भी डिमांड है उसका, वो हम डिमांड जो है लिमिट ही रहेगा, ये नहीं कि हम लोग सॉल्ट का दाम गिरने से बहुत ज़्यादा खाने लगेंगे। तो डिमांड में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, प्राइस में चाहे कितना भी चेंजेज आ जाए, इसी को हम लोग बोलते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक। समझ में आ गया क्या हुआ, यानी प्राइस देख रहे हैं अब, जैसे यहाँ क्या हो रहा है कि प्राइस कभी 2 था तो डिमांड भी 4 ही था, जब प्राइस 4 हो गया तो डिमांड अभी भी 4 ही है, जब प्राइस 6 हो गया तब भी डिमांड 4 ही है। तो यानी कि प्राइस से डिमांड में फ़र्क नहीं पड़ता है, उसे हम लोग बोलते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक, है ना। ये दूसरा केस है। तीसरा केस आइए, तीसरा केस क्या बोलता है कि परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन डिमांड, है ना। प्राइस के जितने बढ़ने से डिमांड में उतना ही गिरावट होना ही परफेक्ट यूनिटरी इलास्टिक डिमांड कहलाता है। क्या कहलाता है, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, यानी कि E इज इक्वल टू 1, यानी जितना परसेंटेज इंक्रीज हो रहा प्राइस में उतना ही परसेंटेज डिक्रीज हो रहा है डिमांड में, ठीक है। या वाइस वर्सा इसको देखिए कि परसेंटेज डिक्रीज इन प्राइस जितना हो रहा है उतना ही परसेंटेज इंक्रीज इन डिमांड हो रहा है, तो इसको बोलते हैं यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। समझ में आ गया। नेक्स्ट चलते हैं टॉपिक, नेक्स्ट जो है वो है ग्रेटर देन यूनिटरी। ये ग्रेटर देन यूनिटरी जो होता है इसको हम लोग कहते हैं कि परसेंटेज का जितना इंक्रीज हुआ प्राइस में उससे काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज चेंजेज आ जाए डिमांड में, है ना। अब देख रहे हो कि P से P1 जाने में बहुत कम डिस्टेंस है, यानी कम परसेंटेज चेंज हुआ है एक प्राइस से दूसरे प्राइस में जाने, लेकिन आप देखोगे जब डिमांड में, तो डिमांड में अच्छा खासा डिफरेंस दिखता है, यानी कि प्राइस के हल्का चेंज होने से भी, थोड़ा सा भी चेंज होने से डिमांड में ज़्यादा चेंज हो जाता है, तो इसको बोलते हैं ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक। समझ में आ गया। नेक्स्ट जो आता है लास्ट है, ये जस्ट अपोजिट है लास्ट वाला के हिसाब से। इसमें क्या है, बहुत ज़्यादा चेंज आने से भी प्राइस में क्वांटिटी डिमांड में बहुत कम फर्क पड़े, तो वो होता है लेस देन यूनिटरी इलास्टिक। समझ में आए। जैसे हम लोग एक एग्जांपल ले सकते हैं, पेट्रोल का ले सकते हैं। जैसे कि अभी पता है पेट्रोल का दाम काफ़ी बढ़ गया है, लेकिन डिमांड हम लोग का गिरा है, कम हुआ है, लेकिन उस लेवल का नहीं हुआ है जितना प्राइस बढ़ा है ना। तो प्राइस का चेंज होने से, बहुत ज़्यादा चेंज होने से डिमांड में बहुत हल्का फर्क पड़े, वो आता है लेस देन यूनिटरी इलास्टिक। तो यहाँ आज हम लोग का ये टॉपिक खत्म हुआ। आशा करता हूँ आपको क्लास क्लियर हुआ होगा, समझ में आया होगा। और अगर समझ में आया है तो क्लास को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू।